हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्लासेस 720। आज अपने प्लांट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आगे की वीडियो अच्छी तरीक़ा से मिलते रहें। तो पहले जानते हैं अपन रसारोहण, एसेंट ऑफ शेप को जानते हैं कि क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह क्रिया पौधों में जाइलम के द्वारा होती है। तो रसारोहण एसेंट ऑफ शेप क्या होता है? पौधों में जो प्लांट का नीचे वाला पोर्शन होता है, जड़ वाला, उसके द्वारा ऊपर तक खनिज लवणों एवं जल को पहुंचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ शेप बोलते हैं, रसारोहण बोलते हैं। ठीक है, यह क्रिया जाइलम के द्वारा होती है। और जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के ऊतक होते हैं। फ्लोएम का वर्क क्या होता है? जो फूड मटेरियल जो प्लांट के द्वारा बनाया जाता है उसको प्लांट के पूरे नीचे तक, ऊपर से नीचे तक प्लांट के पूरे पार्टों में पहुंचाना। और जाइलम का कार्य क्या होता है? नीचे से जो वाटर और खनिज तत्व मिले हुए हैं उसको प्लांट के ऊपर सभी भागों तक पहुंचाना। ठीक है, इसकी क्रियाविधि के लिए कुछ साइंटिस्टों के नाम हैं जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो रिले ऑफ फ्लेमिंग पंप सिद्धांत, फ्लेवरिंग पंप सिद्धांत, ये 1884 में गोल्ड लेवास्की द्वारा दिया गया था। ठीक है, दूसरा है रिले पंप सिद्धांत, यह स्टार्च बर्गर द्वारा 1893 में दिया गया था। ये स्टार बर्गर वही हैं जिन्होंने क्रोमोसोम की गुणसूत्र की खोज की। अब तीसरा है स्पंदन सिद्धांत, यह जेसी बोस द्वारा 1923 द्वारा दिया गया है। जेसी बोस वही हैं जो इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं। कैपिलरी सिद्धांत बोहेम के द्वारा दिया गया है। जड़दाव सिद्धांत स्टीफन हेल्च के द्वारा दिया गया। स्टीफन हेल्च वे हैं जिन्होंने जो प्लांट फिजियोलॉजी के फादर माने जाते हैं। अब मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर का उपयोग रूट प्रेशर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अगला है ससंजन और आसंजन सिद्धांत किसने दिया? तो यह डिक्सन और जोली के द्वारा दिया गया है। आगे चल लेते हैं अपन जल की हानि, वाटर लॉसेस, कैसे कैसे किस किस तरीके से वाटर का लॉस होता है, प्लांट वाटर लॉस होता है। तो पहला होता है बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस होता है। बिंदु स्त्रावण के गटेशन के कारण भी वाटर लॉस होता है। स्त्रवण ब्लीडिंग के कारण भी वाटर का लॉस होता है प्लांट में। ठीक है, तो इनके एक एक पार्ट को अच्छी तरह से समझते हैं। पहले जान लेते हैं अपन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधे होते हैं उनमें जितनी पानी की आवश्यकता है उसको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जो पानी की उनको अनावश्यकता हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं आगे देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में स्टोमेटा की एक विशिष्ट किडनी सेम की आकृति की होती है, जबकि एक बीजपत्री स्टोमेटा में डंबल के आकार का होता है। अब देखो, स्टोमेटा होते हैं प्लांट में कई प्रकार के, कई तरीक़े से होते हैं। प्लांट के लीव्स होते हैं, लीव में कई स्टोमेटा पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में स्टोमेटा की एक विशिष्ट किडनी सेम की आकृति की होती है, जबकि एक बीजपत्री में स्टोमेटा डंबल के आकार के होते हैं। डंबल तो आप लोगों ने देखे होंगे, जिम करने वाले डंबल के आकार के होते हैं, और वो किडनी के आकार की होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि द्विबीजपत्री पौधों में स्टोमेटा की कैसे होते हैं और किस साइज के होते हैं। तो सेम की साइज के होते हैं, और एक बीजपत्री में डंबल के साइज के होते हैं। अब नाइट ने एक पोरोमीटर का वर्णन किया है। पोरोमीटर क्या है? पोरोमीटर विशेष उपकरण है जिनका उपयोग बाष्पोत्सर्जन की दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जो ट्रांसपिरेशन की रेट होती है, ट्रांसपिरेशन की रेट के अनुमान को ज्ञात करने के लिए पोरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन।
तो पहला है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसको पूरा अच्छी तरीके से समझते हैं। पत्तियों के निचली परत पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। जो पत्तियां तो आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो नीचे वो रहते हैं, तो अच्छी तरीके से देखोगे दिखाई दे जाते हैं। तो उन्हीं को छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अपन रंध्र बोलते हैं। इन्हीं रंध्रों से वाष्प विसरित डिफ्यूज होकर वातावरण में चली जाती हैं। इन्हीं रंध्रों के कारण क्या होता है, पानी ट्रांसपिरेशन की वाष्प बन जाता है। पानी वाष्प बनने के कारण वातावरण में फैल जाता है। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कभी कभी रंध्र पत्ती के ऊपर सतह पर भी पाए जाते हैं। लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा ही होता है। देखो 90% का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, और ज़्यादातर पूरा ही होता है स्टोमेटा के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है। थोड़ा बहुत होता है क्यूटिकल के द्वारा, कुछ लैंट्री सेल के द्वारा भी होता है। तो क्यूटिकल के द्वारा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन 8% होता है। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के ऊपर उपत्वचा क्यूटिकल पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य वाष्पोत्सर्जन को कम करना होता है, परंतु कुछ मात्रा में जल इनसे होकर वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पौधों को में बहुत कम, लगभग 8% होता है। तो पहला देखो, ये पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं यहीं से कि सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो वो स्टोमेटल होता है। और स्टोमेटल में ट्रांसपिरेशन कितना हो जाता है, तो 90% हो जाता है। और दूसरा है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कितना होता है, तो वो होता है 8%। ऐसे ही वातरंध्रीय एंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन 0.1 से 1% होता है। बहुत से काष्ठीय पौधों में, बूढ़ी पौधों के तनों में वातरंध्र लैंट्री सेल पाए जाते हैं। कुछ वाष्प के रूप में इन वाष्प रंध्रों द्वारा उड़ जाता है। इनको वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन भी पौधों में बहुत कम होता है, लगभग 0.1 से 1% होता है। तो सबसे कम इसी लैंट्री सेल के द्वारा ही होता है, और सबसे ज़्यादा स्टोमेटल के द्वारा होता है। और बीच में क्या है, क्यूटिकल 8% तक क्यूटिकल से होता है। ठीक, अब देख लेते हैं अपन गटेशन क्या होता है। पौधों पर लगी पत्तियों से बूंदों के रूप में जल का स्त्रावण गटेशन कहलाता है। गटेशन होता है जब ठंडी पड़ती है, ठंडी के समय देखा होगा सुबह के टाइम पत्तियों में पानी बूंद के रूप में टपकना चालू हो जाता है। पत्तियों से किनारे से बूंद के रूप में टपकना चालू हो जाता है, उसको ही बोलते हैं बिंदु स्रावण। पौधों में लगी पत्तियों में बूंदों के रूप में जल का स्त्रावण गटेशन कहलाता है। ठीक है, गटेशन के कारण क्या होते हैं, उच्च मूल दाब के कारण मिट्टी में उच्च आर्द्रता हो जाती है, कम वाष्पोत्सर्जन होता है, निम्न तापक्रम। ठंडियों के टाइम पर निम्न तापमान हो या टेम्परेचर कम हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन भी उस टाइम पे कम होता है क्योंकि धूप नहीं निकलती है। मिट्टी में उच्च आर्द्रता हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब उच्च मूल दाब हो जाता है। ठीक है, अब इसका जान लेते हैं अपन ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन में जल की हानि वाष्प के रूप में होती है, गटेशन में जल की हानि तरल रूप में होती है। तरल रूप का मतलब क्या होता है, तरल। ठीक है, और एक दिन ट्रांसपिरेशन में यह दिन के समय होता है, और गटेशन रात के दौरान सुबह जल्दी होता है। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन में शुद्ध जल निकलता है, लेकिन गटेशन में अशुद्ध जल। और ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा या क्यूटिकल का या वातरंध्र द्वारा होता है, और गटेशन हाइडेथ्रोड्स द्वारा होता है। ट्रांसपिरेशन को नियंत्रित परिघटना कहते हैं, और गटेशन नियंत्रित घटना अनियंत्रित घटना है। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
तापमान के नियमन से संबंध है। अब जैसे तापमान ट्रांसपिरेशन में जितना ही तापमान बढ़ता है वैसे ही क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। और इसमें यह उच्च जड़ दबाव के कारण होता है। उच्च जड़ दबाव जब रूट प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो गटेशन ज़्यादा होने लगता है। ट्रांसपिरेशन में जड़ के दबाव पर निर्भर नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन जड़ के दबाव में निर्भर होता ही नहीं है और गटेशन जड़ के दबाव पर निर्भर होता है। रूट प्रेशर। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।